हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर्स और मैं आपको बता देता हूं कि क्लोनिंग वेक्टर्स में हम आज स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर पर। चलिए आपको समझाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम 3 डिफरेंट वे में स्टडी करते हैं या 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो जिन भी टूल्स का यूज आरडीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने में होता है उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था। सबसे पहला टूल था डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, जिसको आप डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम भी कहते हैं, और ये हम कंप्लीट कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट ने डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाए। उस लेक्चर की लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम को कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल पर, जो है क्लोनिंग वेक्टर, जिसको आप व्हीकल भी कहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट टूल हमने पढ़ा हुआ था पैसेंजर डीएनए, जिसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा लेक्चर होगा क्लोनिंग वेक्टर पर बेस्ड, और क्लोनिंग वेक्टर के बारे में आपको बहुत कुछ जानना होगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में क्लोनिंग वेक्टर्स को बहुत ही डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर जो भी बातें आपकी बुक में दी गई हैं वो आपको सही सीक्वेंस में, सही तरीके से समझ में आ सकें, इसलिए क्लोनिंग वेक्टर को हम 2 डिफरेंट वे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, और फिर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। यानी कि क्लोनिंग वेक्टर के बारे में आपको 2 चीजें जानना। एक कैरेक्टर्स का मतलब कि किसी स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को अगर आप क्लोनिंग वेक्टर बोल देते हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। आप किसी भी इंसान को डॉक्टर तो नहीं कह देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। सड़क पर कोई इंसान चल रहा है और आपने उसको पकड़ के बोल दिया अरे आप तो डॉक्टर साहब हैं। तो आप किसी इंसान को अगर डॉक्टर कहते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वो एमबीबीएस करे होता है, उसके पास मेडिकल का नॉलेज होता है, उसको पेशेंट को ट्रीट करने आता है, वो मेडिसिन का नॉलेज रखता है, वो डिसीज को डायग्नोस करना जानता है। तो अगर उसके पास ये सब प्रॉपर्टी है तभी तो आप किसी इंसान को डॉक्टर कहेंगे। सिमिलरली आप किसी भी स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर नहीं कह सकते। अगर कोई स्मॉल पीस ऑफ डीएनए क्लोनिंग वेक्टर कहा जा रहा है तो उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज जरूर होंगी जो उसे आइडियल क्लोनिंग वेक्टर बनाती होंगी, और वो सपोर्ट करता होगा आरडीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस को। इनके बारे में आज हमें जानना है। नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कितने डिफरेंट टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स यूज होते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड वेक्टर्स, बैक्टीरियोफेग वेक्टर्स, बीएसी, वाईएसी, कॉस्मिड, ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि आज का लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीटली किस पर बेस्ड है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर पर। आपको आज पूरी तरह से क्या कंप्लीट करना है कि एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सुन लीजिए, किसी भी एक वेक्टर में कम से कम 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है, और उनके बिना आप उसे क्लोनिंग वेक्टर नहीं कह सकते। यानी कि अगर किसी स्मॉल पीस ऑफ डीएनए में ये 4 प्रॉपर्टीज नहीं है तो आप बिल्कुल भी उस स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर नहीं कह सकते। और वो प्रॉपर्टीज हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि वेक्टर के पास एक ऐसी साइट या सीक्वेंस होने चाहिए जिसको आप ओआरआई कहेंगे, जिसके बारे में आगे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सिलेक्टेबल मार्कर, ये क्या चीज है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्लोनिंग साइट, जिनको रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहा जाता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और साथ में हम डिस्कशन करेंगे साइज ऑफ वेक्टर को लेकर भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में वेक्टर की साइज को लेकर कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि किसी वेक्टर की साइज अगर छोटी है तो इसका क्या बेनिफिट होगा, अगर किसी वेक्टर की साइज बड़ी है तो इसकी क्या डीमेरिट्स होंगी। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, इसलिए हम साइज ऑफ वेक्टर को भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मानकर स्टडी करने वाले हैं। इन चारों के चारों
कैरेक्टर्स को या प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्लोनिंग वेक्टर लिटरली होते क्या है। देखिए, क्लोनिंग वेक्टर स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को कहा जाता है। एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को आप क्लोनिंग वेक्टर कह सकते हैं, जो क्या करेगा, आपके पैसेंजर डीएनए को या फॉरेन जीन को अपने साथ लिंक करके किसी होस्ट सेल में डिलीवर्ड करने का काम करेगा। और यही हमने पढ़ा भी है पिछले लेक्चर्स में कि हम अपने पैसेंजर डीएनए को, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसको आप एलियन डीएनए भी कहते हैं, उसको हम डायरेक्टली किसी होस्ट सेल के अंदर डिलीवर्ड नहीं कर सकते। हमें जरूरत होती है कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर डिलीवर्ड करने के लिए वेक्टर के साथ उसको लिंक करें, आरडीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन करें और आरडीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल के अंदर डिलीवर्ड करें। तो वेक्टर यही काम कर रहा है कि आपके फॉरेन जीन को या पैसेंजर डीएनए को अपने साथ लिंक करता है और उसको सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर देता है होस्ट सेल के अंदर। पर ऐसा नहीं है कि वेक्टर केवल इतना ही काम करता है, वेक्टर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले करता है। आपको बताना चाहता हूं कि कोई जेनेटिक इंजीनियर जब क्लोनिंग वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेबोरेटरीज में बनाते हैं, तो इस तरीके से वो वेक्टर को इंजीनियर्ड करते हैं कि वेक्टर आसानी से फॉरेन डीएनए को अपने साथ लिंक कर सके, यानी कि फॉरेन डीएनए को या पैसेंजर डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वेक्टर को इस तरीके से इंजीनियर्ड किया जाता है कि वो आसानी से फॉरेन डीएनए को या एलियन डीएनए को अपने साथ लिंक कर सके, और जब वो होस्ट के अंदर उसको डिलीवर्ड करे तो उसको होस्ट के अंदर रेप्लिकेट भी कर सके। क्योंकि अगर आपका एलियन डीएनए होस्ट के अंदर डिलीवर्ड हो जाएगा पर अगर वो रेप्लिकेट नहीं होगा तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट का, एलियन डीएनए का या पैसेंजर डीएनए का, तभी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैक्टीरियल सेल के डिवीजन होने पर जो डॉटर सेल्स या प्रोजेनी सेल्स बनेंगी उनमें क्या होगा, सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड होगा, उसकी कॉपी जो है वो ट्रांसमिटेड होगी फर्दर जनरेशंस में। क्लोनिंग वेक्टर को इस तरीके से भी इंजीनियर्ड किया जाता है कि उसमें ये एबिलिटी डेवलप हो सके कि वो आसानी से ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को सिलेक्ट कर सके, आइडेंटिफाइड कर सके। अब ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, इसके बारे में आपको जानना है तो थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि इस लेक्चर के एंड तक जाते जाते हुए आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट सेल, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, इनके एक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं। तो अभी तक मैंने जो बात आपसे की है उसमें मैंने केवल क्लोनिंग वेक्टर को डिफाइन किया है। क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है जो अपने साथ पैसेंजर डीएनए को लिंक करता है, होस्ट सेल के अंदर उसको डिलीवर्ड कर देता है। इसको इस तरीके से इंजीनियर्ड किया जाता है कि ये पैसेंजर डीएनए को होस्ट के अंदर रेप्लिकेट भी कर सकता है, और साथ में ये भी आपको बता सकता है कि जो होस्ट सेल्स हैं उनमें से किन होस्ट सेल्स में डीएनए सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ है या किन में वो डिलीवर्ड नहीं हुआ है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को भी ये आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। अब हम 4 जो कैरेक्टर्स हैं एक क्लोनिंग वेक्टर के, वो एक एक करके स्टडी करेंगे, काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए आगे के लेक्चर को आपको बहुत केयरफुली सुनना है, बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ आपको समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, ORI। तो किसी भी आइडियल क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI एक्चुअली में ऐसे सीक्वेंस होते हैं। देखिए, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है, और उस स्मॉल पीस ऑफ डीएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स के, जिनको आप ORI कहेंगे, वो लिटरली हेल्प करते हैं वेक्टर डीएनए के रेप्लिकेशन में। यानी कि सबसे पहली चीज आप जान लीजिए कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो सीक्वेंस हैं वो ऐसे सीक्वेंस हैं जो वेक्टर डीएनए के रेप्लिकेशन का स्टार्ट पॉइंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्ट पॉइंट, आप समझ लें। मान लीजिए ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, और इस क्लोनिंग वेक्टर में मान लीजिए ये जो सीक्वेंस है, यहां पर स्पेसिफिकली जो सीक्वेंस हैं उनको आप क्या कह देते हैं, ORI, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। तो किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट लिटरली सीक्वेंस हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जो AT रिच होते हैं। यानी कि याद रखिए ये सीक्वेंस हमेशा रिच होते हैं एडेनिन और थाइमिन से,
और इनका काम होता है कि ये वेक्टर डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सच्चाई क्या है आप जान लीजिए। एक्चुअली में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ऐसे सीक्वेंस हैं जिनको सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम पहचानता है, और इन सीक्वेंस को पहचानने के बाद यहां पर वो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को आपस में अनवाइंड करता है, यानी कि एक दूसरे से अलग करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अनबाइंड करने का काम करता है। तो जहां पर डीएनए में ओआरआई होगा वहां पर हेलिकेज अपनी एक्टिविटी को शो करेगा, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को वो अनवाइंड करेगा। जब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अनवाइंडेड हो जाएंगी तो दोनों स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आप देख सकते हैं न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाई डायरेक्शनल होगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। तो अब आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो ऐसे सीक्वेंस हैं किसी वेक्टर डीएनए में जो रेप्लिकेशन का स्टार्ट पॉइंट है, क्योंकि रेप्लिकेशन की प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है। यहां पर सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम एक्ट करता है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है और डीएनए की न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस यहां से स्टार्ट होता है, और इस वजह से वेक्टर डीएनए अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी वेक्टर डीएनए के पास अपनी सेल्फ ओआरआई ना हो, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस ना हो, तो क्या होगा। अगर किसी भी डीएनए के पास अपनी ओआरआई नहीं होगी तो वो डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल नहीं कहा जा सकता। और वेक्टर डीएनए की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है कि दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल। इसलिए जरूरी है कि वेक्टर के पास अपनी खुद की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट हो, ओआरआई हो। अब कंसीडर कीजिए कि अगर आप वेक्टर के साथ किसी पीस ऑफ डीएनए को, यानी कि आप किसी एलियन डीएनए को, अगर हम वेक्टर के साथ किसी एलियन डीएनए को क्या कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं। ये मैंने एलियन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ यहां पर क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। तो ये किसका कंस्ट्रक्शन हो गया, आरडीएनए मॉलिक्यूल का। जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर डीएनए प्लस एलियन डीएनए को हम क्या कहते हैं, आरडीएनए मॉलिक्यूल। तो अगर आपने वेक्टर डीएनए के साथ एलियन डीएनए को लाइगेट कर दिया है तो आप आरडीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, और इस आरडीएनए मॉलिक्यूल को जब आप किसी होस्ट सेल के अंदर डिलीवर्ड करेंगे तो हम जानते हैं कि वेक्टर डीएनए अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। और अब एलियन डीएनए वेक्टर डीएनए के साथ क्योंकि यहां पर लिंक हो चुका है, इसलिए जब वेक्टर डीएनए अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करेगा होस्ट सेल के अंदर तो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एलियन डीएनए का भी रेप्लिकेशन वेक्टर डीएनए के साथ साथ होगा। तो यही रीजन है कि वेक्टर के पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है वो हेल्प करती है आपके पैसेंजर डीएनए को होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करने के लिए। और बिना ओआरआई के आप किसी भी स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को वेक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि वो रेप्लिकेशन करने की एबिलिटी नहीं रखेगा। तो हमने अभी तक देखा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस जो होते हैं वो वेक्टर डीएनए को अलोंग विद एलियन डीएनए जो कि वेक्टर डीएनए से लिंक किया गया है उसको होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको याद रखना है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस एक और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो फंक्शन क्या है आप जान लीजिए। जब भी हम वेक्टर डीएनए के साथ पैसेंजर डीएनए को लिंक करते हैं तो पैसेंजर डीएनए होस्ट सेल के अंदर जाकर अपनी कितनी कॉपी नंबर को प्रोड्यूस करेगा, कितने बार आपका पैसेंजर डीएनए रेप्लिकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये भी कंट्रोल करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस। यानी कि ओआरआई सीक्वेंस की दूसरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन है कि ये वेक्टर डीएनए के साथ लिंक पैसेंजर डीएनए के कॉपी नंबर को होस्ट सेल के अंदर कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाइड कर देते हैं। आपने एक वेक्टर डीएनए लिया, उसके साथ आपने लिंक कर दिया अपने एलियन डीएनए को और उसको डिलीवर्ड कर दिया होस्ट सेल के अंदर। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो पैसेंजर डीएनए है वो होस्ट के अंदर डिलीवर्ड होने के बाद अपना रेप्लिकेशन करे और ज्यादा से ज्यादा कॉपी नंबर प्रोड्यूस हो, क्योंकि जितना ज्यादा आपका पैसेंजर डीएनए अपनी कॉपी प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा उसका एक्सप्रेशन होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगी होस्ट सेल। लेकिन एक चीज आप यहां पर ध्यान रखिए, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो होस्ट के अंदर एक या दो कॉपी नंबर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे प्लाज्मिड का यूज हम वेक्टर बनाने में नहीं करेंगे। तो आप कंसीडर कीजिए कि ये एक ऐसा प्लाज्मिड डीएनए है जिसका यूज आपने वेक्टर डीएनए बनाने में किया है, लेकिन इसकी जो ओआरआई है वो एक या दो कॉपी नंबर ही प्रोड्यूस कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इससे एलियन डीएनए को लिंक कर देंगे तो एलियन डीएनए की भी होस्ट सेल के अंदर कितनी कॉपी प्रोड्यूस हो सकेंगी, एक या दो।
तो ऐसे प्लाज्मिड जो एक या दो कॉपी नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनसे अगर आप वेक्टर बनाने में उनका यूज करते हैं तो वो आपके पैसेंजर डीएनए की कॉपी भी एक या दो ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो जीन क्लोनिंग के पर्पज से सही नहीं है। और ऐसे प्लाज्मिड का यूज आप वेक्टर बनाने में नहीं करना चाहेंगे। तो हम ऐसे प्लाज्मिड को वेक्टर बनाने में यूज करेंगे जो कम से कम 15 से 100 कॉपी नंबर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हो। यानी कि ऐसे प्लाज्मिड को हम वेक्टर बनाएंगे जो ऐसी ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस को रखते हो जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करते हो। और ऐसे वेक्टर के साथ जब आप एलियन डीएनए को लिंक करेंगे, आरडीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन करेंगे और उस आरडीएनए को जब आप होस्ट सेल के अंदर डिलीवर्ड करेंगे, तो क्योंकि ORI 15 से 100 कॉपी नंबर प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए आपके एलियन डीएनए की कॉपी भी होस्ट के अंदर कितनी प्रोड्यूस हो सकेंगी? 15 से 100। तो आमतौर पर आपको याद रखना है कि हम ऐसे प्लाज्मिड को वेक्टर बनाने में यूज करते हैं जिनकी ORI हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करती है। 15 से 100 कॉपी नंबर प्रोड्यूस करने वाले प्लाज्मिड का मतलब होगा ऐसे प्लाज्मिड जिनकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस में ये एबिलिटी है कि वो होस्ट सेल के अंदर अपना 15 से 100 कॉपी नंबर को प्रोड्यूस करने में कैपेबल हो, ताकि आप जब उससे पैसेंजर डीएनए को लिंक करें तो पैसेंजर डीएनए भी वेक्टर डीएनए के साथ साथ अपनी 15 से 100 कॉपी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हो। तो जो जेनेटिक इंजीनियर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि वो टारगेट जीन की हाई कॉपीज को होस्ट के अंदर प्रोड्यूस करें, तो वो वेक्टर के साथ ऐसे ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस को इंजीनियर्ड करते हैं जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट कर सकें। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आप किसी भी ORI को वेक्टर में इंजीनियर्ड नहीं करेंगे, आप ऐसे ORI को ही वेक्टर में इंजीनियर्ड करेंगे, डालेंगे जो वेक्टर डीएनए की कम से कम 15 से 100 कॉपी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हो, ताकि इनसे जब आप पैसेंजर डीएनए को लिंक कर दें तो पैसेंजर डीएनए भी होस्ट के अंदर अपना मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस कर सके, 15 से 100 कॉपी प्रोड्यूस कर सके। तो मॉडर्न टाइम में हमने ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स को बना लिया है जिनके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस जो है वो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करें PBR322 एक वेक्टर है जिसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है। ये 15 कॉपी पर सेल प्रोड्यूस करता है। हालांकि इसको लो कॉपी नंबर कंसीडर किया जाता है। अगर आपको इससे भी ज्यादा कॉपी नंबर चाहिए अपने पैसेंजर डीएनए की, तो आप यूज कर सकते हैं एक और मॉडर्न वेक्टर को जिसका नाम है PUC, और ये 150 कॉपीज पर सेल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। तो ये तो पूरी तरह से रिसर्चर की चॉइस पर डिपेंड करता है कि उसको अपने पैसेंजर डीएनए की कितनी मल्टीपल कॉपी बनाना है होस्ट सेल के अंदर। अगर आपको 50 कॉपी प्रोड्यूस करना है पैसेंजर डीएनए की इनसाइड द होस्ट सेल, तो आप PBR322 वेक्टर का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको 150 पैसेंजर डीएनए की मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करना है होस्ट के अंदर, तो आप PUC जैसे वेक्टर को चॉइस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इतना हमेशा याद रखिए कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस होते हैं वो दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ वेक्टर डीएनए अलोंग विद पैसेंजर डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल। और नंबर सेकंड फंक्शन आप याद रखें कि दीज आर sequence which are responsible for controlling the copy number of passenger DNA inside the host cell। यानी कि होस्ट सेल के अंदर आपके पैसेंजर डीएनए की कितनी कॉपी प्रोड्यूस होंगी, ये किस पर निर्भर करेगा? ORI पर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर की। किसकी बात करेंगे? सिलेक्टेबल मार्कर की। और सिलेक्टेबल मार्कर को समझने से पहले हम इसमें जो एक टर्म यूज हो रहा है मार्कर, क्या टर्म यूज हो रहा है? मार्कर। इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। जब भी मार्कर शब्द का उपयोग होता है तो यह शब्द एक्चुअली में क्या है? मार्कर यानी कि मार्किंग, यानी कि किसी भी चीज को चिन्हित करना, किसी भी चीज में कोई निशान लगाना ताकि आप आइडेंटिफिकेशन कर सकें। एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये आप हैं। ये कौन है? आप हैं। और आपका एक फ्रेंड है जिसके घर में शादी है, और शादी में उसको बहुत सारी स्टील की प्लेट्स की ज़रूरत है ताकि वो अपने घर में आए हुए मेहमानों को खाना खिला सके, और उसके घर में प्लेट्स जो है उसकी काफ़ी कमी है। तो आपका जो फ्रेंड है वो आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि आप अपने घर से मुझे कुछ 8-10 प्लेट्स जो हैं वो उधार दे दो। मेरे घर में शादी है, जब शादी ख़त्म हो जाएगी तो आपकी जो स्टील प्लेट्स हैं वो मैं आपको क्या कर दूंगा? वापस कर दूंगा। तो आप, क्योंकि उसके दोस्त हैं, तो आपके घर में जितनी भी प्लेट्स अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा प्लेट्स हैं, वो आप अपने फ्रेंड को दे देते हैं।
ये आपने थालियां हैं जो अपने फ्रेंड को दे दी क्योंकि उसके घर में शादी है। अभी भी आपके फ्रेंड की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हुई है, वो आपके पड़ोसी के घर जाता है। ये कौन है? आपका पड़ोसी है। और पड़ोसी से बोलता है कि भाई आपके घर में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा प्लेट्स हों, स्टील प्लेट्स हों, तो आप मुझे दे दें क्योंकि मेरे घर में शादी है। तो आपका पड़ोसी भी आपके फ्रेंड की मदद कर देता है और वो भी अपने घर में जो एक्स्ट्रा थालियां होती हैं वो उसको दे देता है। अब आपके दिमाग में एक टेंशन आ चुकी है। आपने भी अपने फ्रेंड को थालियां दी हैं, आपके पड़ोसी ने भी आपके फ्रेंड को थालियां दी हैं। वो दोनों की थालियों को मिक्स करके कहाँ ले जाएगा? अपने घर, ताकि शादी में उनका यूज़ कर सके। और फिर वो एक दिन आपको लौटाने आएगा। पर जब वो आपको लौटाने आएगा तो आपको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो थालियां दी थी वो मेरे पड़ोसी ने जो थालियां दी हैं उनके साथ एक्सचेंज हो जाएं। यानी ऐसा ना हो जाए कि मेरे पास पड़ोसी की थालियां आ जाएं और पड़ोसी के पास मेरी थालियां चली जाएं, क्योंकि ऐसा हो गया तो गलत हो जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने जो थालियां अपने दोस्त को दी हैं उनके ऊपर आपने बार्निश से मार्क लगा दिया, मार्किंग कर दी। आपने क्या कर दिया? बार्निश का यूज किया और उसके ऊपर कुछ निशान लगा दिए, लाल काले रंग के निशान लगा दिए ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके। अब आपका फ्रेंड जब थालियां आपको लौटाएगा तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि आपकी थालियां कौन सी हैं, क्योंकि आपने जो थालियां अपने फ्रेंड को दी थी उनके ऊपर आपने बार्निश का निशान लगा दिया था, जिससे कि आपके दोस्त की थालियों से आपकी थालियों को आसानी से डिफरेंशिएट और आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यही कंसेप्ट होता है मार्कर का। ठीक इसी तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर भी होते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर आपके वेक्टर में ऐसे जीन्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, सिलेक्टेबल मार्कर आपके क्लोनिंग वेक्टर में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को आइडेंटिफाइड करने में। यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे जीन्स हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को आइडेंटिफाइड कर देते हैं और उनको एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि ये जीन्स उन सेल्स को मीडियम पर ग्रो ही नहीं होने देते जिनमें किसी भी तरीके का डीएनए आउटसाइड से डिलीवर्ड नहीं हुआ है। ऐसी सेल्स जिनमें कोई भी डीएनए एंटर नहीं हुआ है, ना वेक्टर डीएनए ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उनको ये मार्कर्स क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाइड कर देते हैं और उनको एक स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम पर ग्रो होने से रोक देते हैं। जबकि ऐसी सेल्स जिनमें आउटसाइड से, बाहर से वेक्टर डीएनए या आरडीएनए एंटर हुआ है, या तो वेक्टर डीएनए एंटर हुआ होगा या आरडीएनए एंटर हुआ होगा, उनको आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट सेल और उनको ये सिलेक्टेबल मार्कर ग्रो करने की परमिशन दे देते हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? दे आर हाईली स्पेसिफिक जीन्स जो हेल्प करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में और सिलेक्टिवली परमिटिंग करते हैं ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर? सिलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ स्पेसिफिक जीन्स को यूज करते हैं। जैसे कि हम चाहें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं जिनमें आप सिलेक्टेबल मार्कर की तरह जिन जीन्स को यूज करते हैं वो कुछ कलरफुल और कलरलेस कॉलोनीज को ग्रो करने के बेसिस पर आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि किन सेल्स में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, किन सेल्स में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। सिंप्लीफाइड कर देता हूं, 2 स्ट्रैटेजीज हैं जिनके तहत आप सिलेक्टेबल मार्कर की तरह कुछ जीन्स को यूज करते हैं। या तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं, या क्रोमोजेनिक स्ट्रैटेजीज को हम यूज करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। क्रोमोजेनिक का मतलब है क्रोमा, क्रोमा मींस कलर, जिसके बारे में मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को अगर आप सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर रहे हैं तो किन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का जनरली यूज किया जाता है? आप याद रखिए, हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का यूज करते हैं, हम चाहें तो क्लोरोएम्फेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन का यूज कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का यूज कर सकते हैं और कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन का यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर की तरह जिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज किया जाता है वो ये 4 हैं: एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, क्लोरोएम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। अच्छा, ये चारों एंटीबायोटिक के नाम हैं, और अगर इनके साथ मैं रेजिस्टेंस जीन टर्म यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब हुआ ऐसे जीन जो प्रोवाइड करेंगे रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्लोरोएम्फेनिकॉल, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन और रेजिस्टेंस अगेंस्ट कैनामाइसिन। क्लियर?
अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर इन 4 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का ही यूज हम क्यों करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की तरह, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो नेचर में बहुत सारे टाइप के हैं। हजारों एंटीबायोटिक्स के नाम आप जानते होंगे या आपने सुन रखे होंगे, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं नेचर में, पर इन 4 एंटीबायोटिक का ही या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का ही हम यूज क्यों करते हैं? तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होस्ट सेल हम यूज करते हैं वो होती है ईस्चेरिया कोलाई, यानी कि इकोलाई। और इकोलाई, एक नेचुरल इकोलाई बैक्टीरिया में कभी भी इन 4 एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अभी तक नहीं देखा गया। यानी कि अगर आप किसी ऑर्डिनरी इकोलाई बैक्टीरिया को लेते हैं जिसमें पहले से कभी कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, एक नेचुरल इकोलाई को लेते हैं, तो वो कभी भी इन 4 एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं रखता है। तो आप अगर इन जीन्स का यूज करेंगे और इन जीन्स का एक्सप्रेशन अगर बैक्टीरिया में होगा तो ये आइडेंटिफाई करने में काफी हेल्पफुल हो जाएगा कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या इकोलाई के अंदर एंटर हुआ है या नहीं हुआ है। तो कारण आप याद रखिए कि इन चारों का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया के पास इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट नेचुरल रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए हम इन चारों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोजेनिक स्ट्रैटेजीज की तरह हम यूज करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर को। तो हम एक ऐसे जीन का यूज सिलेक्टेबल मार्कर की तरह कर सकते हैं जिसका नाम है लैक-जेड। जब आप जेनेटिक्स में लैक ओपेरॉन को पढ़ते हैं तो आप वहां पर एक जीन का जिक्र देखते हैं, एक स्ट्रक्चरल जीन जिसका नाम होता है लैक-जेड। ये वही लैक-जेड जीन है जिसको आप सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं, जो एक एंजाइम को एक्सप्रेस करने में रिस्पॉन्सिबल है और उसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो आगे जब मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा, स्पेशली जब मैं प्लाज्मिड वेक्टर आपको पीवीआर 322 और पीयूसी के बारे में बताऊंगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लैक-जेड जीन को यूज करके हम आसानी से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, वो भी कलर्स के बेसिस पर। यानी कि जब आप लैक-जेड जीन को यूज करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, तो आप बहुत आसानी से ब्लू कलर की और व्हाइट कलर की कॉलोनीज को देखकर ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी कॉलोनीज हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है और कौन सी ऐसी कॉलोनीज हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। जनरली जो व्हाइट कलर की कॉलोनीज आपको मिलती हैं, जैसे ये व्हाइट कलर की कुछ कॉलोनीज आपको दिख रही होंगी, ये कॉलोनीज रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की हैं, और जो ब्लू कलर की कॉलोनीज आपको मिलती हैं, ये ब्लू कलर की कॉलोनीज वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की है। तो लैक-जेड जीन जो होता है वो कलरलेस और कलरफुल कॉलोनी के बेसिस पर या व्हाइट ब्लू कॉलोनी के बेसिस पर ये आइडेंटिफाइड करवा सकता है आपको कि किन में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, किन होस्ट सेल्स में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। चलिए, तो अब हम तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यानी कि एक वेक्टर में तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए क्लोनिंग साइट। और क्लोनिंग साइट्स के बारे में जानने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम सभी ने अपनी लाइफ में शैम्पू के पाउच यूज जरूर किए होंगे, आप सभी ने अपनी जिंदगी में शैम्पू का पाउच यूज किया होगा, और इस शैम्पू के पाउच में आपने ये ध्यान दिया होगा कि एक कॉर्नर पर एक कैंची का निशान बना होता है और लिखा होता है कि इसको यहां से ही आपको फाड़ना है या कट करना है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि शैम्पू हमने खरीद लिया, हम तो इसको कहीं से भी फाड़ सकते हैं, फिर भी आपको ये एडवाइस क्यों किया गया है कि आपको शैम्पू को यहीं से कट करना है, कहीं और से कट नहीं करना है? उसका कारण है कि यहाँ पर जहाँ पर ये कैंची का निशान बना हुआ है, वहाँ पर जो पॉलीथीन होती है वो थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती है, और वहाँ पर एक निशान भी बना दिया जाता है ताकि आप थोड़ी सी ताकत लगाएंगे तो शैम्पू आराम से वहाँ से फट जाएगा, ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा आप कहीं और से अगर फाड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ सकती है और हो सकता है शैम्पू जो है वो गलत तरीके से फट जाए और वो बाहर गिर जाए। तो आपकी सुविधा के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैम्पू को यहाँ से फाड़ना है। बिल्कुल यही कंसेप्ट है वेक्टर में क्लोनिंग साइट का। किसी क्लोनिंग वेक्टर में क्लोनिंग साइट एक्चुअली में ऐसी लोकेशन होती हैं जहाँ से आप वेक्टर डीएनए को क्लीव कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं वहां पर आप एलियन डीएनए को, पैसेंजर डीएनए को। तो क्लोनिंग साइट किसी भी वेक्टर में ऐसी साइट है, ऐसी लोकेशन है जहां पर अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अप्लाई करके वेक्टर डीएनए को हम क्लीव कर सकते हैं और वहां पर पैसेंजर डीएनए को हम लाइगेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आप पैसेंजर डीएनए को वेक्टर डीएनए पर कहीं भी नहीं जोड़ सकते हैं, कहीं भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, वहीं पर इंसर्ट किया जाएगा जहां पर क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होगी।
क्लोनिंग साइट के नाम भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने मैंने एक वेक्टर ले रखा है जिसमें ये मान लीजिए एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन है TETR और ये दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर जीन है AMPR। अब आप देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर पर जो क्लोनिंग साइट्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से बनी होती हैं। ये मैंने लाइन जो बना दी है ये वो लोकेशन है जिनको आप क्लोनिंग साइट कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो एक वेक्टर में जो क्लोनिंग साइट्स होती हैं वो पहली चीज तो याद रखिए नंबर्स में बहुत सारी हो सकती हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हो सकती हैं और इनके जो नाम होते हैं वो आपको याद रखना है उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम पर ही रखे जाते हैं जिनसे इनको क्लीव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि इस रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट का नाम है PST1 और इसका नाम है PVU1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट है जिस पर अगर आप PST1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अप्लाई करोगे तो यहां पर DNA क्या हो जाएगा, क्लीव्ड हो जाएगा। मान लीजिए इसका नाम है EcoR1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहां पर EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अप्लाई करेंगे तो यहां से वेक्टर DNA क्या हो जाएगा, क्लीव्ड हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि वेक्टर DNA में जो रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट्स होती हैं उनके नाम हमेशा उस एंजाइम के नाम पर होते हैं जिनको अप्लाई करके आप उस क्लोनिंग साइट पर DNA को या वेक्टर DNA को क्लीव कर सकते हैं। और एक वेक्टर DNA में जो क्लोनिंग साइट होती हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वेक्टर DNA में एक ही क्लोनिंग साइट होती है। रिसर्चर्स या जेनेटिक इंजीनियर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली एक वेक्टर DNA में बहुत सारी क्लोनिंग साइट हो सकती हैं जिसको आप MCS कह सकते हैं, यानी मल्टीपल क्लोनिंग साइट। तो जिस भी क्लोनिंग वेक्टर में जितनी ज़्यादा नंबर में क्लोनिंग साइट होंगी उस वेक्टर को क्लोनिंग के पर्पज से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ज़्यादा बेटर माना जाएगा। अब क्लोनिंग साइट वेक्टर में कहाँ पर होती हैं अगर आपको ये पता करना है तो याद रखिए ये सिलेक्टेबल मार्कर में हो सकती हैं, यानी विद इन सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर हो सकती हैं और बाहर भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये जो क्लोनिंग साइट है वो सिलेक्टेबल मार्कर के बाहर कंस्ट्रक्ट की गई हैं। PST1 PVU ये ऐसी कुछ क्लोनिंग साइट है जिनको सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो क्लोनिंग साइट सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर भी हो सकती हैं और सिलेक्टेबल मार्कर के आउटसाइड भी वेक्टर में कहीं पर हो सकती है। नंबर्स में ये बहुत सारी हो सकती हैं जिसको आप मल्टीपल क्लोनिंग साइट कहेंगे और ऐसा अगर किसी वेक्टर में है तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर माना जाएगा। अब आपको ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम अपने फॉरेन जीन को या एलियन DNA को वेक्टर DNA में किस रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट पर लाइगेट करते हैं। एक वेक्टर DNA के पास तो बहुत सारी क्लोनिंग साइट है, जैसा कि मैंने बताया कुछ सिलेक्टेबल मार्कर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर भी हैं और कुछ बाहर भी हैं। पर आप अपने एलियन DNA को कहां पर लाइगेट करेंगे, किस रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट पर लाइगेट करेंगे, हमेशा याद रखिए। मान लीजिए ये एक क्लोनिंग वेक्टर है और इसमें ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है एज अ मार्कर जीन और ये दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो हमेशा एलियन DNA का लाइगेशन हम दो मार्कर जीन में से किसी एक मार्कर जीन में प्रेजेंट क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट पर ही करते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में रट लीजिए। एक वेक्टर के पास दो मार्कर जीन होते हैं और दोनों में से किसी एक मार्कर जीन में प्रेजेंट क्लोनिंग साइट पर ही आप एलियन DNA का क्या करते हैं, लाइगेशन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एक एलियन DNA है, ये मान लीजिए आपका क्या है, एक एलियन DNA और इस एलियन DNA को आप इंसर्ट करना चाहते हैं इस वेक्टर DNA में। तो एलियन DNA को वेक्टर DNA में इंसर्ट करने के लिए आपको कहां पर इंसर्ट करना होगा, रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट पर किस क्लोनिंग साइट पर, तो याद रखिए एक ऐसी क्लोनिंग साइट पर जो विद इन सिलेक्टेबल मार्कर हो। दो सिलेक्टेबल मार्कर हैं, एक AMPR एक TETR। तो मान लीजिए आपने AMPR जो सिलेक्टेबल मार्कर है उसके अंदर जो एक क्लोनिंग साइट कंस्ट्रक्ट की गई है वहां पर आपने एलियन DNA को क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। तो ये मैंने
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर क्लोनिंग साइट जो थी उसमें अपने एलियन डीएनए को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ऐसा करने से आपको क्या फायदा होने वाला है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में प्रेजेंट क्लोनिंग साइट में एलियन डीएनए का लाइगेशन या इंसर्जन करते हैं तो इससे यह फायदा होगा कि जिस भी मार्कर जीन में प्रेजेंट क्लोनिंग साइट पर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया गया है, आफ्टर इंसर्जन वो सिलेक्टेबल मार्कर अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा और दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर अपना एक्सप्रेशन कर सकेगा। इस बायोकेमिकल प्रोसेस के बेसिस पर ही आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिनने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को रिसीव किया है और कौन सी ऐसी होस्ट सेल हैं जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एंटर नहीं हुआ है बल्कि केवल वेक्टर डीएनए एंटर हुआ है या कोई भी डीएनए एंटर नहीं हुआ है। तो सिलेक्टेबल मार्कर में ही प्रेजेंट जो क्लोनिंग साइट होती हैं उनमें ही हमेशा एलियन डीएनए को हम लोग इंसर्ट करते हैं और इंसर्जन के बाद उस सिलेक्टेबल मार्कर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के एक्सप्रेशन का हम क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेशन। चलिए इस कंसेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है, वैसे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो होगा, मान लीजिए ये वाला जो जीन है मार्कर जीन, इसमें न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। इसमें जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के फॉर्म में। पर आप सपोज कीजिए, आपको केवल यहां पर सपोज करना है, मानना है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है वो इंग्लिश के अल्फाबेट के फॉर्म में है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इस तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है किसमें, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में। और ये इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस में है जिसको आप अंग्रेजी की वर्णमाला कह सकते हैं। और जो आपका फॉरेन जीन है यानी कि एलियन डीएनए, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होंगी। और सपोज कीजिए कि इसमें जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है वो जिन अल्फाबेट के फॉर्म में है उसका मीनिंग है प्यार कोई खेल नहीं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं ये सपोज करा रहा हूं कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है वैसे तो वो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में है, लेकिन उनको आपने क्या मान लिया, ABCDEFGZ तक के अल्फाबेट्स। और जो एलियन डीएनए में इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है उनके अल्फाबेट्स का जो सीक्वेंस है उससे एक मीनिंग निकल रहा है जिसको हम कह सकते हैं प्यार कोई खेल नहीं। अब अगर आप एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बीचों बीच कोई क्लोनिंग साइट है, मान लीजिए M और N के बीच में यहां पर कोई क्लोनिंग साइट है और उसमें अगर आप इस एलियन डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं तो ये एलियन डीएनए का इंसर्जन विद इन मार्कर जीन हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो मार्कर जीन का अपना सीक्वेंस होगा ABCD वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देख सकते हैं M के बाद N नहीं आ रहा है बल्कि बीच में क्या आ गया आपका ये एलियन डीएनए। तो इससे यह हुआ कि जो मार्कर जीन है उसका एक्सप्रेशन इनएक्टिवेट हो गया और जो आपने इंसर्ट या एलियन डीएनए को लाइगेट किया है उसका एक्सप्रेशन हो सकेगा। तो एलियन डीएनए तो एक्सप्रेस होगा, यानी कि ये एलियन डीएनए तो अपना एक्सप्रेशन कर पाएगा, पर एलियन डीएनए के इंसर्ट होने की वजह से जो मार्कर जीन है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को रिसीव करेंगे, ये आरडीएनए मॉलिक्यूल जो भी बैक्टीरियल होस्ट रिसीव करेगा वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट सेंसिटिव होगा, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में आपने किसको इंसर्ट कर दिया है, फॉरेन जीन को, पर वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो करेगा। क्लियर हुई मेरी बात। और अगर मान लीजिए कि किसी बैक्टीरिया में वेक्टर डीएनए इंसर्ट हो गया है, एलियन डीएनए को लाइगेट करके नहीं ले जा पाया है, तो ऐसे बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस होगा और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस होगा। अब ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ना तो वेक्टर डीएनए इंसर्ट हुआ है और ना ही आरडीएनए इंसर्ट हुआ है, वो इन दोनों ही एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट सेंसिटिविटी शो करेंगे। इस कंसेप्ट के बेसिस पर आप आइडेंटिफाइड कर पाएंगे कि कौन से ऐसे होस्ट बैक्टीरिया हैं जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं, कौन से ऐसे होस्ट बैक्टीरिया हैं जो ट्रांसफॉर्मेंट हैं, और अगर वो ट्रांसफॉर्मेंट हैं तो उनमें से कौन से बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट हैं और कौन से बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं। इस कंसेप्ट को और प्रॉपरली समझने के लिए हम आगे बात करेंगे। मान लीजिए कि आपने एलियन डीएनए को लाइगेट किया है वेक्टर में उस क्लोनिंग साइट पर
जो प्रेजेंट है विद इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये मान लीजिए एक वेक्टर है जिसमें ये AMPR जीन है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और TETR जीन के ही अंदर जो क्लोनिंग साइट है उसमें आपने किसको इंसर्ट कर दिया है, मान लीजिए एलियन DNA को। ऐसी कंडीशन में अब आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल क्या है? मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना है। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपने एक एलियन DNA मॉलिक्यूल को ऑब्टेन किया, एक वेक्टर DNA मॉलिक्यूल को ऑब्टेन किया, एलियन DNA को वेक्टर DNA के साथ लाइगेट करके एक रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बना लिया और एक बैक्टीरियल होस्ट के अंदर उसको डिलीवर्ड कर दिया और हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दिस इज द रैंडम प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हो, आप चाहते हैं कि किसी बैक्टीरिया के अंदर RDNA मॉलिक्यूल सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो, तो आपको एलियन DNA के जो मॉलिक्यूल है उनको बहुत सारे मॉलिक्यूल में एम्प्लीफाइड करना होगा। यानी कि इस प्रोसेस में आप मिलियंस ऑफ एलियन DNA मॉलिक्यूल को तैयार करेंगे, मिलियंस ऑफ वेक्टर DNA मॉलिक्यूल को तैयार करेंगे। इन मिलियंस वेक्टर DNA मॉलिक्यूल के ऊपर आप मिलियंस एलियन DNA को अप्लाई करेंगे ताकि रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट हो सकें। अब जब आप मिलियन एलियन DNA को मिलियन वेक्टर DNA के साथ लाइगेट करेंगे तो कुछ ऐसे वेक्टर DNA बनेंगे जो एलियन DNA को लिंक कर लेंगे, पर कुछ ऐसे वेक्टर DNA भी होंगे जो RDNA मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, यानी कि एलियन DNA को अपने साथ लाइगेट करने में इनकैपेबल रहेंगे। पर आपको नहीं पता चलेगा कि किन वेक्टर DNA ने एलियन DNA को कैरी किया है, किन ने नहीं किया। आप यही मानकर चल रहे हैं कि जितना भी आपके पास सस्पेंशन है उसमें जितने भी वेक्टर DNA है वो सब एलियन DNA को लिंक कर चुके हैं, RDNA मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। और जब आप इस सस्पेंशन को मिलियंस ऑफ होस्ट सेल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कुछ होस्ट सेल्स ऐसी होंगी जो RDNA मॉलिक्यूल को रिसीव कर लेंगी, कुछ होस्ट सेल ऐसी होंगी जो केवल वेक्टर DNA को रिसीव करेंगी क्योंकि उन वेक्टर DNA ने एलियन DNA को अपने साथ लिंक किया ही नहीं था, और कुछ ऐसी भी होस्ट सेल होंगी जो ना तो वेक्टर DNA को अपने अंदर रिसीव करेंगी ना RDNA मॉलिक्यूल को। तो आप समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेंट सेल का मतलब क्या है। ऐसी होस्ट सेल्स को आप ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहेंगे जिनने या तो RDNA मॉलिक्यूल को रिसीव किया होगा या वेक्टर DNA मॉलिक्यूल को, यानी कि उनमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, आउटसाइड से बाहर से DNA उनके अंदर एंटर किया है। अब ये बात अलग है कि वेक्टर DNA एंटर किया है या RDNA मॉलिक्यूल एंटर किया है। अगर RDNA मॉलिक्यूल एंटर किया है तो इसका मतलब साफ है कि वेक्टर DNA के साथ आपका एलियन DNA लिंक हुआ था और वो सेल के अंदर डिलीवर्ड हुआ है। पर अकेला वेक्टर DNA अगर किसी होस्ट सेल ने रिसीव किया तो इसका मतलब साफ है कि उस वेक्टर DNA अपने साथ एलियन DNA को लिंक नहीं किया होगा, इसलिए वो अकेला ही होस्ट सेल के अंदर क्या हो गया, डिलीवर्ड हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेंट आप दोनों सेल्स को मानेंगे, जो RDNA को रखेंगी या जो केवल वेक्टर DNA को रखेंगी। अब इस बेसिस पर कि ऐसी सेल्स जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उन्होंने रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रिसीव किया है, तो आप उनको ऐसी ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को आप क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल। तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स ऐसी ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं जिन्होंने RDNA मॉलिक्यूल को रिसीव किया या जो RDNA मॉलिक्यूल की वजह से ट्रांसफॉर्म्ड हुई हैं। पर ऐसी ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को आप नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स कहेंगे जिन्होंने केवल वेक्टर DNA को अपने अंदर रिसीव किया है, यानी कि उनमें ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है, वेक्टर DNA के एंटर होने की वजह से, ना कि RDNA मॉलिक्यूल के एंटर होने की वजह से। अब याद रखिए कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ऐसी बैक्टीरियल होस्ट सेल जो अनअल्टर्ड है, जिनमें ना तो वेक्टर DNA एंटर किया और ना ही RDNA मॉलिक्यूल, यानी कि वो जैसी पहले थी वैसी ही अभी हैं। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका एलियन DNA को आपने वेक्टर DNA की उस क्लोनिंग साइट पर इंसर्ट किया था जो प्रेजेंट थी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर, तो उस कंडीशन में रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो होंगी वो क्या शो करेंगी, वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट तो रेजिस्टेंस शो करेंगी, पर टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट क्या शो करेंगी, सेंसिटिविटी। देखिए इस वेक्टर को ध्यान से देखिए,
आपने एलियन डीएनए को कहां पर लिंक किया है? टीईटीआर जीन के अंदर। तो टीईटीआर जीन का क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी इसने अपने एक्सप्रेशन को रोक दिया। ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा क्योंकि बीच में जो सीक्वेंस आ चुके हैं वो किसके? एलियन डीएनए के हैं। इस वजह से रिकॉम्बिनेंट सेल्स में एम्पिसिलिन के अगेंस्ट तो रेजिस्टेंस होगा क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एक्सप्रेशन दे रहा होगा, पर टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट वो सेल्स क्या होंगी? सेंसिटिव, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल क्या हो चुका है? इनएक्टिवेशन। अब जो सेल नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी, यानी जिन्होंने केवल वेक्टर डीएनए को अपने अंदर रिसीव किया है, वो दोनों ही एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेंगी क्योंकि उनमें एलियन डीएनए इंसर्ट हुआ ही नहीं है टीईटीआर जीन की क्लोनिंग साइट पर। तो दोनों ही मार्कर जीन अपना क्या कर पाएंगे? एक्सप्रेशन दे पाएंगे, और उनको आप क्या कह सकते हैं यहां पर? नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। जबकि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल होगी, क्योंकि उसके अंदर ना तो वेक्टर डीएनए इंसर्ट हुआ है ना ही आरडीएनए मॉलिक्यूल डिलीवर्ड हुआ है, इसलिए वो दोनों एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या रखेगी? सेंसिटिविटी रखेगी। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। ये आगे मैं और अच्छे से आपको समझाने वाला हूं तब जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा पीबीआर 322 वेक्टर के बारे में। अब हम बात करेंगे एक आइडियल वेक्टर की चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जो है साइज ऑफ द वेक्टर। देखिए, वेक्टर की साइज एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेक्टर की साइज स्मॉल होनी चाहिए, और एक रिलेशनशिप भी है कि वेक्टर की साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी वो वेक्टर उतने ज़्यादा बड़े साइज के एलियन डीएनए को अपने साथ इंसर्ट या लाइगेट कर सकता है और उसको होस्ट में सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर सकता है। यानी कि वेक्टर छोटा होगा तो अच्छी बात है क्योंकि वो ज़्यादा बड़े साइज के एलियन डीएनए को कैरी कर सकता है और उसको होस्ट में डिलीवर्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये एक एरोप्लेन है। ये क्या है? एक एरोप्लेन है, और इस एरोप्लेन में एक कंडीशन रखी गई है। अब वो कंडीशन क्या है? देखिए कि इस एरोप्लेन की एक टिकट अगर आप खरीदते हैं, कितनी टिकट खरीदते हैं? एक टिकट खरीदते हैं, तो आप टोटल 150 किलोग्राम वेट को ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि एक टिकट पर यह एरोप्लेन 150 किलोग्राम वेट को अलाउ करती है, चाहे वो वेट आपका खुद का हो या फिर वो वेट आपके सामान का हो या फिर वो दोनों का मिलाकर हो। देखिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए आपका खुद का वेट है 60 किलोग्राम और आपने एक टिकट एरोप्लेन की खरीदी हुई है, और एरोप्लेन की एक टिकट आपको क्या परमिशन देती है कि आप 150 किलोग्राम कैरी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आप खुद के वेट को मिलाकर। तो अगर आपका वेट 60 किलोग्राम है तो आप चाहें तो 90 किलोग्राम का लगेज अपने साथ ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, तब जब आप एक टिकट इस एरोप्लेन की खरीदते हैं। तो आपका जो वेट है वो किसका वेट माना जाएगा? किसकी साइज मानी जाएगी? वेक्टर की। और जो आप कैरी करके ले जा रहे हैं लगेज, वो क्या माना जाएगा? एलियन डीएनए का साइज। तो अगर आपकी साइज यहां पर 60 है तो आप 90 किलोग्राम के एलियन डीएनए को कैरी करके ट्रैवल कर सकते हैं एरोप्लेन में। लेकिन सोचिए, अगर आपकी खुद की साइज ही बहुत ज्यादा, आपका खुद का वेट ही बहुत ज्यादा, आपका वेट है 120 किलोग्राम, तो एक टिकट पर तो 150 किलोग्राम वेट ही ट्रैवल किया जा सकता है। तो उसका मतलब ये होगा कि आप जो लगेज लेकर जाएंगे वो 30 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा सामान को कैरी कर सकें एरोप्लेन में जब आप ट्रैवल करें, तो ज़रूरी होगा आपका खुद का वेट कम हो ताकि आप ज़्यादा वेट का लगेज अपने साथ कैरी कर सकें। पर अगर आपका खुद का वेट ज़्यादा होगा तो आप जो लगेज लेकर जाएंगे वो ज़्यादा वेट का लगेज कैरी नहीं कर पाएंगे। सेम कंसेप्ट होता है साइज ऑफ द वेक्टर का। आपका वेट यानी कि साइज ऑफ वेक्टर है, और लगेज का वेट जो है वो मान लीजिए साइज ऑफ एलियन डीएनए। तो अगर आपकी साइज कम है तो आप ज़्यादा लगेज ले जा सकते हैं, यानी कि वेक्टर की साइज अगर कम है तो ज़्यादा बड़े साइज के जीन ऑफ इंटरेस्ट को, एलियन डीएनए को वो कैरी कर सकता है, होस्ट में डिलीवर्ड कर सकता है। पर अगर वेक्टर की साइज बड़ी रखेंगे आप तो वो ज़्यादा बड़े साइज के एलियन डीएनए को अपने साथ कैरी नहीं कर सकता, डिलीवर्ड नहीं कर सकता होस्ट सेल के अंदर। अब ज़्यादातर केसेस में जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो हम ह्यूमन जीन को एलियन डीएनए की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हम ह्यूमन के ही एंजाइम्स को, हार्मोन्स को किसी बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, और ह्यूमन जीन हमेशा साइज में क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप ह्यूमन जीन को किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो वेक्टर आप यूज़ करें वो साइज में कैसा होना चाहिए? स्मॉल, ताकि ह्यूमन जीन जैसे लार्ज जीन को वो कैरी कर सके और उसको सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर सके इनसाइड द
होस्ट सेल। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। आज के इस लेक्चर में चारों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो मैंने आपसे डिस्कस किया अबाउट द वेक्टर या क्लोनिंग वेक्टर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको वो समझ में आ चुकी होंगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना, आगे मैं डिस्कस करता रहूंगा आपसे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।